गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और आप सभी का मैं अचीवर्स आईसीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये केमिस्ट्री आपके रेलवे एनटीपीसी और भी जो एग्ज़ाम आप दिला रहे हैं उसके लिए से काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, आइए हम चालू करते हैं इसको प्रॉपर वाइज से। सबसे पहले केमिस्ट्री के डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के गुण, उसके संरचना, उसके संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री जो शब्द होता है वह मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से बना हुआ है। मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से बना है जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान के पिता का नाम क्या है? तो रसायन विज्ञान के पिता का नाम है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर रसायन विज्ञान के पिता का नाम है और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रसायन विज्ञान के पिता का नाम क्या है? एंटोनी लेवोजियर, और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक है पदार्थों की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर। हम जानते हैं पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक्चुअली मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो हम अगर अपने चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जब चारों तरफ कोई भी चीज देखते हैं तो या तो वो सॉलिड देखते हैं यानी ठोस पदार्थ देखते हैं, या तो लिक्विड देखते हैं तरल पदार्थ देखते हैं, या तो फिर गैस। ठीक है, तो यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बेसिकली 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन होती 5 हैं। लेकिन पहले मेन जो अवस्था होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो हम ये 3 अवस्थाओं के बारे में पहले अध्ययन करते हैं, फिर 2 अवस्था जो बची है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है, सबसे पहला सॉलिड के बारे में हम जानते हैं कि कोई पदार्थ सॉलिड कब कहलाता है। ठीक है, हम कोई भी पदार्थ देखते हैं, सॉलिड या ठोस पदार्थ देखते हैं, तो उसके जो परमाणु होते हैं वो आपस में बहुत ही मजबूत बॉन्ड के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और यही कनेक्टेड होने के कारण इनका एक आकार बनता है। ठीक है, एक कनेक्टेड होने के कारण इनका एक आकार बनता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइट बॉन्ड से अट्रैक्ट एक दूसरे से, और ये टाइट बॉन्ड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं बच रहा है, तो ये पर्टिकुलर आकार प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो भी ठोस होते हैं वो अपने विभाजन का विरोध करते हैं। अगर कोई भी ठोस पदार्थों को हम अगर ये जो परमाणु है इनको अलग करने की कोशिश करें तो ये जल्दी होंगे नहीं। ठीक है, आप किसी पत्थर को अगर जमीन में फेंकेंगे तो उसके पहले कुछ भाग टूटेंगे, फिर वो पूरी तरह से 2-3 बार पटकोगे तो पूरी तरीके से वो टूट जाएगा। यानी कि वो अपने संरचना या बनावट का टूटने का विरोध करता है। ठीक है, तो सॉलिड का बोल सकते हैं, ठोस को परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ का संरचना और आकार, यानी कि ठोस का संरचना और आकार होता है। ठीक है, किसी भी ठोस का यानी सॉलिड स्टेट यानी ठोस का एक प्रॉपर संरचना होता है, इसका प्रॉपर आकार होता है और इसका प्रॉपर आयतन होता है। यानी कि किसी भी ठोस पदार्थ का एक प्रॉपर संरचना होता है, उसकी आकार होता है, उसका आयतन होता है। ठीक है, ये प्रॉपर संरचना, आकार और आयतन। अगर हम लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में जो होता है उसका आकार नहीं होता लेकिन उसका आयतन होता है। यानी कि लिक्विड
की बात करें, द्रव की बात करें, तो इनका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो होता है निश्चित होता है। ठीक है, तो इनका आयतन निश्चित होता है पर आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, द्रव। ठीक है, अगर गैस की बात करते हैं, ठीक है, गैस की बात करते हैं तो इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी आकार भी और आयतन दोनों होता है अनिश्चित। ठीक है, दोनों अनिश्चित होता है। अगर हम सॉलिड और लिक्विड और गैस को अगर ठीक से देखें तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स से। अगर लिक्विड देखते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े थोड़े दूर में रहते हैं और इनमें जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा से लूज बॉन्ड होता है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और गैस के तो पूरी तरीके से दूर दूर रहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि अगर अगरबत्ती जलाते हो या कुछ भी जलाते हो तो जो उसके पार्टिकल्स रहते हैं वो अलग अलग दिशा में उठने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसके साथ हमको एक एग्जांपल समझना जरूरी है कि हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं जल, मैं आपको समझाता हूं। दूसरा है सल्फर ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, और तीसरा आता है फास्फोरस ले लेते हैं, फास्फोरस ले लेते हैं। ये तीनों को एग्जांपल के रूप में इसलिए लिया हूं क्योंकि ये तीनों जो है ये सॉलिड स्टेट भी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड स्टेट भी प्रोवाइड करते हैं और गैस स्टेट भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पहले सॉलिड होते हैं, फिर लिक्विड होते हैं, फिर गैस, ये तीनों स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वाटर को, पानी को देखते हैं तो पानी क्या है, जैसे बर्फ रहता है वो सॉलिड स्टेज में हो गया, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो किसमें हो गया, वो लिक्विड स्टेज में हो गया, और उसको फिर हम गर्म करते हैं तो कौन से स्टेज में हो गया, वो गैस स्टेज में हो गया। यानी कि तीनों स्टेज ये है प्रोवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, सल्फर, फास्फोरस और वाटर का ये तीनों स्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला स्टेज चौथा जो होता है उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। और एक और स्टेज होता है जिसे कहते हैं BEC स्टेज, यानी कि बोस आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के नामों से मिलकर बना है। ठीक है, बोस यानी कि सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय साइंटिस्ट है उनका इसमें नाम यूज किया गया है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन आता है और इनका कंसेप्ट है दोनों का। ठीक है, ये दोनों अलग अवस्था होती है। अब ये दोनों अवस्था कैसे प्राप्त होती है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा स्टेज जो प्राप्त होती है वो कैसे होती है, प्लाज्मा स्टेज हमेशा हाई टेम्परेचर में प्राप्त होती है। कैसे, और इतनी टेम्परेचर पृथ्वी में करना बहुत मुश्किल है, 10⁻⁷ केल्विन, इतनी टेम्परेचर में ये स्टेज प्राप्त होती है। अब कैसे देखते हैं, जैसे कोई गैस ले लेते हैं, नियॉन गैस है, समझ लेते हैं, एक नियॉन गैस ले लेते हैं। ठीक है, नियॉन गैस को हाई टेम्परेचर में 10⁻⁷ केल्विन में अगर इसको गर्म करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, परमाणु रहते हैं, वो आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं मतलब ये आयन के रूप में हो जाते हैं। तो जब परमाणु जो आयनित हो जाते हैं तो वो आयनित अवस्था को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, कोई भी परमाणु जब आयनित अवस्था में आ जाते हैं तो वो कौन सी अवस्था कहलाता है, प्लाज्मा। लेकिन ये कब अवस्था प्राप्त होती है, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया एनोड, हो गया ये, हो गया कैथोड, हो गया। ठीक है, ये इसमें नियॉन गैस भर दी गई, यहां पर से प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगा दिया गया। ठीक है, यहां पर 10,000 वोल्ट की करंट। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सी गैस ले लिए, नियॉन गैस ले लिए। ठीक है, ये आपका
एनोड है, ये आपका कैथोड है। यहां पर प्रेशर मेंटेन करने के लिए लगा दिया गया, मेंटेन करने के लिए लगा दिया गया। अब हमको ये वाली स्टेज प्राप्त करनी है, तो इसमें नियॉन गैस भर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर से करंट सप्लाई की जाती है, तो यहाँ पर अंदर में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पर से प्रेशर जो है, प्रेशर को एकदम लो कर दिया जाता है। हमेशा याद रखना, ये जो स्टेज प्राप्त होती है वो लो प्रेशर में प्राप्त होती है, ठीक है। स्टेज जो प्राप्त होती है लो प्रेशर में प्राप्त होती है, तो यहाँ पर प्रेशर को एकदम लो कर दिया जाता है, और लो करने के बाद करंट सप्लाई की जाती है, तो यहाँ पर अंदर में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट नियॉन गैस रहती है, उसके जो परमाणु रहते हैं वो आयनिक अवस्था में आ जाते हैं। जब आयनिक अवस्था में आ जाते हैं तो इसको कौन सा स्टेज बोला जाता है? इसको प्लाज्मा स्टेज बोला जाता है। यानी ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मा जो स्टेज है वह हाई टेम्परेचर में प्राप्त होता है। हाई टेम्परेचर में जब कोई भी गैस के जो परमाणु होते हैं आयनिक अवस्था में आ जाते हैं, तो वो कौन सा स्टेज कहलाता है? प्लाज्मा स्टेज। अब आगे बढ़ते हैं, बीईसी स्टेज क्या होता है? देखिए बीईसी स्टेज, ठीक है, इसमें आता है कोई गैस, अगर एग्जांपल के रूप में मैं ले लेता हूं, ठीक है, गैस को एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं, इसको हम लो डेंसिटी यानी कि एकदम घनत्व एकदम कम, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, और कितनी डेंसिटी कितनी लो होनी चाहिए? ये एयर के मुकाबले करीबन आता है, इतनी लो होनी चाहिए आपको, 1/10,000, मतलब 1/10,000 एयर से कम होनी चाहिए, लो डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी लेने के बाद इसको -273 जो एकदम मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड के ताप में करने पर इस जो स्टेज प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीईसी स्टेज। बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टेज है ये मिनिमम टेम्परेचर में प्राप्त होता है, और ये जो स्टेज है वो मैक्सिमम टेम्परेचर में प्राप्त होता है। ये कितनी मिनिमम टेम्परेचर में प्राप्त होता है? -273 सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये होता है 10⁷ केल्विन में। ये दोनों का टेम्परेचर यानी कि ये मिनिमम टेम्परेचर में मिलेगा, और ये मैक्सिमम टेम्परेचर में मिलता है, और ये मिनिमम टेम्परेचर में ये स्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। और खास बात है कि इसमें आता है लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर से प्राप्त होता है, और इसमें लो डेंसिटी होनी चाहिए, लो डेंसिटी, लो प्रेशर और लो डेंसिटी, बस ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? किसी पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। जो पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मेन 3 अवस्था होती है। 2 अवस्थाओं का पीक हो चुका है, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंसेप्ट, ठीक है, ये 2 अवस्थाओं का भी हो चुका है। ये जो अवस्था होती है वो हाई टेम्परेचर में प्राप्त होती है, और ये अवस्था होती है एकदम लो टेम्परेचर में प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हम जानते हैं रासायनिक संगठन के अनुसार संसार में जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक संगठन के अनुसार संसार में जो भी पदार्थ होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? पहला तत्व होता है जिसे एलिमेंट कहते हैं, दूसरा होता है आपका यौगिक जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रण, ठीक है, जिसे आप मिश्र कहते हैं, ठीक है। ये तीनों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहला तत्व क्या होता है? समान प्रकार के परमाणुओं का शुद्ध रूप जो होता है वो तत्व कहलाता है, ठीक है। तत्वों के परमाणुओं को रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया से विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपका तत्व का डेफिनेशन हो गया, ठीक है।
अगर इसको मैं दो भागों में बांटूं तो ये धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। धातु के बारे में आप पीरियोडिक टेबल में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं केवल थोड़ा से बता देता हूं, ठीक है। पृथ्वी में पारे को छोड़कर, पृथ्वी में पारे को छोड़कर जो भी धातु आप देखते हैं वो हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और धातु क्या होते हैं? धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि इसमें से आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लो आसानी से हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं, इसके परमाणु जो है आपस में क्लोजली कनेक्ट रहते हैं और आसानी से आयनित हो जाते हैं, और जो आसानी से आयनित हो जाता है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो आसानी से होता है, ठीक है। अधातु की जब बात करते हैं, नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल क्या होता है? जो धातुओं की तरह व्यवहार नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल हो गया, और ये जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होती है। तो धातु और अधातु के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे बाद वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी आपको बस तत्व समझना है। तत्व एलिमेंट होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं का शुद्ध रूप होता है और इसे रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया के माध्यम से अलग यानी विखंडित नहीं किया, तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक की, ठीक है। यौगिक मतलब कंपाउंड, ठीक है। जब दो या दो से अधिक परमाणु, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक। एक बार और समझिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात ध्यान रखिएगा, निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। यौगिक का निर्माण करते हैं। अब अगर इसका मैं एग्जाम्पल देखूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आसानी से, जल, H2O। H2O क्यों? क्योंकि इसमें एक निश्चित अनुपात रहता है। निश्चित अनुपात कैसे? इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि इसका अनुपात क्या बनेगा? 2:1, एक निश्चित अनुपात है, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जल एक यौगिक होता है, ठीक है। जल क्या है? एक यौगिक है, और ये एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व जब अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित ना, निश्चित नहीं, अनिश्चित अनुपात में एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मिश्रण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होता है? तो मिश्रण का एग्जाम्पल होता है वायु, क्योंकि इसमें धूल कण और अन्य गैसों के मिश्रण रहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है समुद्री जल, ठीक है। आप पीतल का बर्तन देखोगे तो उसमें 2 चीजों का मिश्रण रहता है, एक सबसे पहला तांबा और जस्ता का, ठीक है। ये भी एक अनिश्चित अनुपात में रहता है। यानी कि एग्जाम्पल 3 है, वायु, समुद्री जल और पीतल, ठीक है। इसमें वायु में विभिन्न प्रकार के गैसों धूल कणों का मिश्रण रहता है। समुद्री जल में आपका विभिन्न प्रकार के जो नमक है, जो नमक उसका मिश्रण रहता है, ठीक है। नमक वाले पदार्थों का मिश्रण रहता है, और पीतल में तांबा और जस्ता का अनिश्चित अनुपात में मिश्रण रहता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर यानी मिश्रण में जो अशुद्धियां रहती हैं उसको निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोसेस दिए गए हैं। उन प्रोसेस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जितना पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, इसमें सबसे पहला जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आता है जिसे क्रिस्टलन क्रिया कहते हैं।
ठीक है। दूसरा होता है आसवन, ठीक है। तीसरा होता है ऊर्ध्वपातन, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और चौथा होता है प्रभाजी आसवन, ठीक है। पांचवा जो होता है प्रभाजी आसवन को फ्लेक्सिबल डिस्टिलेशन कहते हैं। चलिए, हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर देख रहे थे, ठीक है। मतलब कि मिश्रण में जो अशुद्धियां रहती हैं उसको दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोसेस दिए गए हैं। एक एक प्रोसेस को हम थोड़ा थोड़ा से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसा प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन में कोई भी मिश्रण रहता है उसमें अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले एक विलायक यानी सॉल्वेंट में उसको घोल लिया जाता है और घोलने के बाद उसको प्रॉपर टेम्परेचर में गर्म करके फनल के माध्यम से उसको छाना जाता है। और छानने के बाद क्या होता है, जो अशुद्धियां रहती है वो जल के माध्यम से नीचे आ जाती है और जो शुद्ध पदार्थ रहता है वो क्रिस्टल के माध्यम से हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। दूसरा आता है आसवन यानी डिस्टिलेशन, ठीक है। आसवन मेथड किस प्रकार से यूज होता है? देखो, आसवन मेथड में मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें ज्यादातर द्रव प्रकार के जो लिक्विड प्रकार के जो मिक्सचर होते हैं उनकी अशुद्धियां दूर की जाती है। और कब इस प्रोसेस का यूज किया जाता है? जब दो द्रवों के मध्य के जो क्वथनांक होते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस होता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर उसमें डिफरेंसेस ज्यादा हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से प्रोसेस करता है? तो इसमें पहले द्रव के जो मिक्सचर रहता है उसको गर्म किया जाता है और कंडेंस के माध्यम से ठंडा करते हुए उसको भाप के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको ठंडा करके फिर से द्रव के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। यानी पहले अगर इसको देखें तो द्रव को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये वेपर में यानी कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको द्रव में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ठंडा करके द्रव में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, आपको बता दूं ये प्रोसेस आसवन प्रोसेस का तभी यूज करते हैं जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में, जब द्रव के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होता है तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव में ना परिवर्तित होके सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। द्रव में ना परिवर्तित होके सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद वापस रिपीट प्रोसेस होता है गैस में, गैस को ठंडा करने पर द्रव में ना परिवर्तित होकर इसमें परिवर्तित हो जाता है सॉलिड फॉर्म में यानी ठोस में, फिर से रिटर्न परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में कपूर ले लो। कपूर को गर्म करते हैं तो वह किसमें होता है? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। नेफ्थलीन होता है और अमोनियम क्लोराइड, ये तीन मेन एग्जाम्पल रहते हैं इस प्रोसेस के ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के। ये तीन एग्जाम्पल है, आपका कपूर है, नेफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चौथा, प्रभाजी आसवन। ये प्रभाजी आसवन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी के माध्यम से जो भूगर्भ के अंदर जो खनिज तेल रहता है, खनिज पदार्थ रहता है,
उसको निकालकर प्रभाजी आसवन की विधि के माध्यम से उसको विभिन्न प्रकार के आवश्यक वस्तुओं में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। प्रभाजी आसवन, ठीक है। अब भूगर्भ में कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ है तो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें रहता है पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, उसमें काफी गैसें रहती है, मिट्टी का तेल रहता है। तो उसको प्रभाजी आसवन विधि के मेथड से उसको अलग किया जाता है। और प्रभाजी आसवन मेथड जो होता है कब अप्लाई होता है, जब मिश्रित द्रवों के बीच यानी मिश्रित द्रवों में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें बहुत ही कम डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जो मिश्रित द्रव रहते हैं उसके जो बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं उसमें बहुत कम डिफरेंसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन में प्रभाजी आसवन विधि का यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम पदार्थ जो भूगर्भ से निकलता है उसको शुद्ध करने के लिए, उसमें डीजल, पेट्रोल, गैस या मिट्टी का तेल को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। पांचवा आता है भाप आसवन विधि। भाप आसवन विधि कार्बनिक पदार्थों के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, इस प्रकार के पदार्थों में यह भाप आसवन की विधि का यूज किया जाता है। भाप आसवन विधि का यूज तब किया जाता है कि जब कोई कार्बनिक पदार्थ जल में अविलेय होता है लेकिन वाष्प के साथ वाष्पित हो जाता है, ठीक है। जल में तो अविलेय होता है लेकिन वाष्प के साथ वाष्पित हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में एसीटोन और दूसरा है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है, फर्नेस से छानने के बाद क्रिस्टल के रूप में शुद्ध पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। दूसरा आता है आसवन विधि। आसवन विधि तब यूज किया जाता है जब द्रवों के मतलब आसवन विधि जनरली द्रवों के मिश्रण में जो अशुद्धियां रहती हैं उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आसवन विधि में तब यूज किया जाता है जब उसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। द्रव के बॉइलिंग पॉइंट में जब ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं तब कौन सा विधि यूज किया जाता है, आसवन विधि। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो द्रव में ना कन्वर्ट होकर सीधे किस पे कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में ना परिवर्तित होकर सीधे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद होता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन बता चुका। प्रभाजी आसवन का सर्वाधिक प्रयोग भूगर्भ से निकलने वाले पेट्रोलियम पदार्थ में से पेट्रोल, डीजल और जो गैसें और मिट्टी का तेल ये सब को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और लास्ट आता है भाप आसवन। भाप आसवन विधि आता है कार्बनिक पदार्थों के लिए यूज किया जाता है जिसमें आपका एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल इनको शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस कम रहते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस कम रहते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और भाप आसवन विधि में उन्हीं कार्बनिक पदार्थों का यूज किया जाता है जो जल में तो अघुलनशील होते हैं लेकिन वाष्प के साथ वाष्पित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब परमाणु संरचना। परमाणु संरचना किसने दी है, जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था, 1808 ईस्वी में दिया था, ठीक है। उन्होंने पहले कहा था कि परमाणु अविभाज्य यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। 20वीं सेंचुरी में या 20वीं शताब्दी में इसी प्रकार का उन्होंने अपना निर्णय दिया था। लेकिन बाद में जे थॉमसन और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए जिन्होंने आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की और उन्होंने ये साबित कर दिया कि परमाणु विभाज्य होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अणु के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है परमाणु।
अणु मॉलिक्यूल्स और परमाणु एटम। हम जानते हैं अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। परमाणु की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच, ठीक है। अब हम बात करते हैं मौलिक कणों की, ठीक है। तो मौलिक कण की बात करते हैं तो मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। मौलिक कण, ठीक है। मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहां पर है। अगर मैं किसी भी, ये एक नाभिक है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रहते हैं वो नाभिक में प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां प्रेजेंट रहते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कंटिन्यू इसके चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कंटिन्यू इसके चक्कर लगाते हैं। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाभिक में कौन कौन पाया जाता है। तो नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कंटिन्यूअस नाभिक के ऊपरी भाग में प्रेजेंट रहते हैं और कंटिन्यू इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी, ठीक है। और ये इसका चार्ज हमेशा माइनस चार्ज होता है। ये क्या होता है? माइनस चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और ये प्लस चार्ज रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। ये माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है और ये उदासीन होता है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि किसी भी, कोई भी आपको एलिमेंट दे देता है तो उसमें से हम न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो सबसे ज्यादा रेलवे में सवाल पूछा जाता है उसके बारे में हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कुछ भी तत्व दे देता है। जैसे आपको दे देता है, ये थोड़ा स्पेस खाली कर देते हैं, पहले हम तो थोड़ा, जैसे आता है आपको दे दिया था कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। आपको दे देता है क्लोरीन 17, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35। यानी कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नीचे जो नंबर्स दिए रहते हैं उसको बोलते हैं आपका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर दिया रहता है उसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। ये दोनों है, ठीक है। जो ऊपर नंबर दिया रहता है उसको कहते हैं एटॉमिक मास, जो नीचे नंबर दिया रहता है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें से अब हम पता करते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोटॉन की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है
किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या यानी टोटल संख्या को क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक किसे कहा जाता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक मास इक्वल टू टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, चलिए एग्जांपल के रूप में समझते हैं इसको। तो अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में देता हूं तो यहां पर सोडियम, ठीक है, सोडियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसका एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, अब इसमें से हमको न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने एटॉमिक नंबर में ये बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर की जनसंख्या जितनी होगी उतने प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 11, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ही यही है कि किसी के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन ये नीचे जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, तो यहां बस 11 लिख दिए। ठीक है, और एक चीज और बता दो, जितने प्रोटॉनों की संख्या रहती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या रहती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगी। यानी हमने 2 निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो गई, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो गई। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस जो एटॉमिक मास रहता है और एटॉमिक नंबर रहता है दोनों को माइनस कर दो, यानी 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, यानी कि आपका न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 12। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 35। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, इसमें प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। अब जब 17 प्रोटॉनों की संख्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 17। लेकिन यहां पर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो ये परमाणु भार को यानी कि एटॉमिक मास को आपको एटॉमिक नंबर से माइनस करना पड़ेगा। तो 35 से 17 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 18। न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी निकालना होता है तो बस एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका न्यूट्रॉन की संख्या आएगा। अब एक चीज आप ध्यान दोगे कि एटॉमिक मास तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर तो याद कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास पता कैसे चलेगा कौन किसका होता है? तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ पीरियड टेबल का कुछ लिख रहा हूं एलिमेंट के नाम, जैसे आपका मैंने सोडियम लिखा, मैग्नीशियम लिखा, एल्यूमिनियम लिखा, सिलिकॉन लिखा। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस लिखा, फिर सल्फर लिखा। ठीक है, फास्फोरस लिखा, सल्फर लिखा, यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे ज्यादा जाएगा, यहाँ पर आ जाते हैं क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया। ये मात्र एक सीरीज है 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, अब अगर मैं यहां से नंबर लिखता हूं तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका होता है 12,
इसका होता है 13, इसका होता है 14, इसका होता है 15, इसका होता है 16, इसका होता है 17, इसका होता है 18, इसका होता है 19, इसका होता है 20। ठीक है, अब हमको इसका क्या लिखना है, परमाणु द्रव्यमान। तो एक सिंपल तरीका बताता हूं कि जिसका परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक विषम संख्या होता है और जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या होता है, केवल हमको इतना देखना है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल लेता हूं इसका एग्जांपल कैल्शियम 20। ठीक है, तो कैल्शियम का क्या है 20, ये क्या है एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, बस इसका दुगना कर दो परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सम संख्या अगर परमाणु क्रमांक अगर सम संख्या के रूप में है तो बस उसका दुगना कर दो, वो आपका परमाणु द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर विषम संख्या होता है जैसे क्लोरीन आता है, ठीक है 17 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसका दुगना करके 1 प्लस कर दो, यानी 17 इंटू 2 34 प्लस 1 35, तो यहां पर क्या आ जाएगा 35। इसी प्रकार इसके एटॉमिक मास को निकाला जाता है। एक बार फिर बता दो, एटॉमिक मास को निकालने का प्रोसेस ये है कि हमको बस ये देखना है, हमको पहले परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा। अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो बस ये देखो कि नीचे की संख्या सम है कि विषम है। अगर वो सम होती है तो उसका दुगना करके ऊपर लिख दो, अगर वो विषम होती है तो दुगना करके 1 प्लस करके इसको लिख दो। ठीक है, यहाँ पर 17 का दुगना करेंगे 34 आएगा, प्लस 1 कर दिया 35 आ गया। तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और नीचे वाला भाग जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। इस प्रकार आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक तो हम लोग नॉर्मल पर रहते हैं एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। अब अगर कोई कंपाउंड दे दिया रहता है, ठीक है कोई कंपाउंड दे दिया रहता है तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल के रूप में दे दिया है Na2CO3, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लेते हैं Na2CO3। हमको इसका क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है किसका, Na2CO3 का। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान देना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को अलग अलग कर लेना है। पहले सबसे पहले सोडियम, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का नॉर्मल 11 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, यहाँ पास ये विषम संख्या है तो यहाँ क्या होगा दुगना प्लस 1 यानी 23। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 23 इसको लिख लेते हैं, ये लिखिए 23, यहाँ पास 2 है इंटू 2 कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पास प्लस हो जाएगा, कार्बन, कार्बन को कितना होता है 6 क्या है सम संख्या है, तो इसका दुगना करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, फिर प्लस कर देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, 8 क्या है एक सम संख्या है, दुगना कर दो 16 कर दो। ठीक है, 16 इंटू 3 ये कर दिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। अब ये सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 106। ठीक है, तो 106 क्या होगा, एटॉमिक मास होगा किसका, Na2CO3 का। ठीक है, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं जिसका एटॉमिक मास निकालते हैं, तो यहां पर दूसरा ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 का ले लेते हैं, तो इसमें देखते हैं पहला हाइड्रोजन, याद रखना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, 1 ले लेते हैं इंटू 2 प्लस सल्फर का 16 होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 32। ठीक है, ऑक्सीजन का आता है 8, तो 8 का इसको मतलब 8 का दुगना करेंगे 16 आ जाएगा, 16 इंटू 4 करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये 2 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं 98, तो इसका आंसर आ जाएगा 90, यानी कि H2SO4 का एटॉमिक मास 98 होता है।
ठीक है। H+4 का एटॉमिक मास 98 होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, CH3COOH, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले कार्बन क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो दुगना कर दो 12 प्लस यहाँ पर 1 into 3 प्लस ये क्या होगा 12 होगा, ये होगा 16 होगा, ये होगा 16 होगा और ये होगा 1 होगा। अब इन सब को हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका कैलकुलेट कर लो। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 60 आ जाएगा, तो इसका आएगा 60। तो ये इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास। तो इस प्रकार से एटॉमिक मास आसानी से निकाला जा सकता है। हमको बस ये देखना है कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है, और परमाणु क्रमांक है तो वो सम है कि विषम है। अगर सम होता है तो उसका दुगना करके लिख दो, अगर विषम होता है तो उसका दुगना +1 करके लिख दो, ठीक है। और उसका +1 करके लिखोगे, फिर आपस में जोड़ते जाओ, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या दी रहती है नीचे, यहाँ पर दिया है 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, 4 दिया है, वो उसके मल्टीपल में हो जाएगी, ठीक है। वो मल्टीपल में हो जाएगी और अलग अलग जो एलिमेंट है उसके बीच प्लस हो जाएगा। अब ये सबको जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट देख लेते हैं HNO3, ठीक है, लास्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक ही होता है, तो यहाँ पर 1 कर लिए, ठीक है। आप प्लस कर लो। नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 क्या विषम संख्या है, तो बस 14 + 1 15, ठीक है। और यहाँ पर 16 हो जाएगा into 3, ठीक है। अब ये सबको जोड़ लो, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 48 हो जाएगा, 64। इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, हम इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बोला जाए तो कक्षा एवं उपकक्षा यानी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, तो यह इन जो सब सेल होते हैं sp-df, अगर मैं एक नाभिक बनाता हूं उसके ऊपर इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है, ये S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, ये ऊर्जा स्तर रहते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल हम ये समझेंगे इसको बनाते कैसे, ठीक है। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस सब सेल में, P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसे बता दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको बस ये जानना है कि sp-df में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ये हम जान गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आसानी से किसी भी एलिमेंट्स का बना सकते हैं, ठीक है। तो S में कितने ज्यादा से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले इसमें देखते हैं। इसमें एक बॉक्स आता है, ठीक है। इसमें कितने बॉक्सेस आते हैं, इसमें 3 आते हैं, ठीक है। इसमें कितने बॉक्सेस आते हैं, तो इसमें 5 आते हैं, ठीक है। ये विषम संख्या हो रही है, 1 3 5, और उसके बाद कितने आते हैं, 7। यानी कि S में 1 बॉक्स, P में 3 बॉक्स,
डी में 5 बॉक्स, एफ में 7 बॉक्स। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, और वो भी विपरीत दिशा में। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार सब में अगर हम डाल देते हैं ये इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। अब अगर इसी संख्या देख लेते हैं तो S में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो हमने लिखे 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 6, हमने 6 लिख दिए। D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से ज्यादा नहीं आ सकते, यानी D में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। F में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यानी कि 14, यानी हमको पता चल गया कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, D में आ सकते हैं 6, F में आ सकते हैं आपका S में आ सकते हैं 2, P में आ सकते हैं 6, F में आ सकते हैं आपका 10 और D में आ सकते हैं 10 और F में आ सकते हैं 14। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, P में हो सकती है 6, D में हो सकता है 10 और F में हो सकता है 14, जो यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम अबाउ मेथड के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अबाउ मेथड के थ्रू निकालेंगे, फिर हम बोर-बरी मेथड के थ्रू भी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अबाउ मेथड के लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, ये ऊर्जा का क्रम है, बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है, आपको इसको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, आपको लाइन से दी गई है पूरा कंप्लीट, यहाँ तक आपको इसको याद रखना पड़ेगा, जबकि पूरा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ दूर तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपको बस ये याद रखने का है और दूसरा ये याद रखने का है आपको ये। ठीक है, S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, P में 6, D में 10 और F में 14। अगर इसके एग्जाम्पल पहला लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का क्या होता है? 11। ठीक है, अब 11 होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो बस जो सामने है बस लिखते जाओ। फर्स्ट S सबसे पहला है, S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, ये लिखा हुआ है 2, तो हम ऊपर लिख लेते हैं 2। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 2S, S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो हम 2 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 2P, P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। अब जोड़ लेते हैं, केवल ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, तो यहाँ पर 6 हो गया और 2 और 2 4, यानी 6 4 10। ठीक है, और हमको कितना लाना है? 11। ठीक है, तो एक आगे वाला लेते हैं, 3S को ले लेते हैं, 3S हो गया और हमको केवल 11 लेना है, इसीलिए 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना है कि हम S में 2 लिख सकते हैं, लेकिन S में कभी 3 नहीं आएगा। P में आपका 4 5 6 आ सकता है, लेकिन कभी 6 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, D में भी कम हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होगा, और F में भी 14 से कम हो सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आसानी से। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, दूसरा लेते हैं कैल्शियम, 20 होता है। ठीक है, इसका निकालते हैं, जैसा दिया है सेम वैसे ही रखते चलो। S² 2P6 3S²। ठीक है, 3P6। अब देख लेते हैं कितना हो गया, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, 12 12 18 हो गया। ठीक है, और 18 होने के बाद 4S है, तो 4S
क्योंकि 2 रखेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं, ऊपर वाली जो संख्या रहती है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो टोटल हमारा 20 आ जाता है। ठीक है, ठीक है, 20 आ जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा बड़े वाले नंबर का ले लेते हैं, Fe26। ठीक है, अब इस संख्या को बनाते हैं, बस इसी तरह भरते चलिए इसको। फर्स्ट एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, ठीक है, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर। ठीक है, 4s स्क्वायर तक पहुंच गए। अब यहाँ पर 3d है, तो 3d में हमको कितने चाहिए, यहाँ पर तो 20 तक आ गया, अब हमको 6 चाहिए, यानी 3d 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना रहेगा। किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको बस इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि S में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, P में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, D में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे और F में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। बस, और इसको लाइन वाइज पुटिंग करते जाना है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपको डालते जाना है, और ऊपर वाली जो संख्या रहती है केवल उसी को जोड़ते जाना, और जितने परमाणु क्रमांक रहेगा केवल उतनी ही संख्या को आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, और इसी प्रकार इसको भरते हुए जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी भी कंपाउंड का मिल जाएगा। ठीक है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं ये तो हो गया अबाउ मेथड के अनुसार आता है, किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आसानी से निकाल लिए। अब बात करते हैं बोरबरी मेथड की। बोरबरी मेथड की हम बात करते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें ये सब नहीं लिखना पड़ता, इस पे 2, 8, 18 इस प्रकार से जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें आप इसकी मदद से यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अबाउ मेथड की मदद से आसानी से बोरबरी मेथड को सॉल्व कर सकते हो। यानी कि बोरबरी मेथड से जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है वो आसानी से आप अबाउ मेथड के हेल्प के अनुसार निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, ऑर्गन ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, इसको बनाते हैं फर्स्ट एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर, ठीक है, 2p6 ये हो गया, 3s स्क्वायर, 3p6 कितना हो गया, ये हो गया कंप्लीट, यानी कि 12, 18 हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ऑर्गन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। अब बोरबरी मेथड से इसको कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए बोरबरी मेथड से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर में, तो 2 नीचे लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड नंबर, यानी ये पूरा सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो सेकंड पहले नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन थे ऊपर वाले, 2, हमने 2 लिख दिया। सेकंड नंबर में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 6, 2, 8, हमने 8 लिख दिया। थर्ड में कितने हैं, थर्ड में भी 6, 2, 8, ये 8 लिख दिया। यानी कि ये इसका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी मेथड के अनुसार निकल गया। अब ये ऑर्गन के लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से क्या है, एक स्थायी तत्व है। जो स्थायी तत्व रहता है उसमें किसी प्रकार की जल्दी क्रिया नहीं होती। अगर कोई भी एलिमेंट जो रहते हैं वो अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये बस जानकारी ले लीजिए। यहाँ बस बोरबरी मेथड के अनुसार ये इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल के रूप में।
एल्यूमिनियम का ले लेते हैं 13 होता है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर 3p6, ठीक है, 3p6 हो गया, सॉरी 2p6 3s स्क्वायर कितना हो गया, और यहां पर हो जाएगा 4s का फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका हो गया एल्यूमिनियम का हो गया। अब इसको और बड़ी मेथड के अनुसार निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला, ये पहला अलग कर लो, ये दोनों अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ठीक है। इसके अनुसार निकालते हैं, सबसे पहले 2 है तो 2 यहां पर रख लो, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा 2, पहले वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 रख दिए, दूसरे वाले में कितनी है आपके 8 है, तीसरे वाले में कितने हैं 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम का हमने निकाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले वाले नंबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 लिख दिए, दूसरे वाले में कितनी है टोटल आता है 6 2 8 लिख दिए, तीसरे नंबर में कितनी है आपका 2 1 3 3 लिख दिए। तो इस प्रकार से बोर बरी मेथड से किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, अबाव मेथड की मदद से। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको F की दिया है 26, इसका निकालते हैं। फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर, अब यहां पर से कितना हो गया 3d6, ठीक है, ये टोटल हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका अबाव मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया, ठीक है। अब हमको बोर बरी मेथड से इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना है। तो सबसे पहले पहली क्लास अलग हो गई, दूसरी क्लास अलग हो गई यहां पर, और एक तीसरी क्लास यहां भी है, ठीक है, और ये चौथी क्लास अलग हो गई, ठीक है। पहली क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब कितने, आप एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूं, फर्स्ट क्लास समझ लो, ये सेकंड क्लास समझ लो, ये थर्ड क्लास समझ लो, फोर्थ क्लास समझ लो, ठीक है। तो पहली क्लास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, दूसरी क्लास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8, तीसरी क्लास में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है तो 6 7 8, ठीक है। यहां पर 6 है तो 14 हो जाएगा टोटल, ठीक है, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आएगा एज मेथड ऑफ बोर बरी मेथड से, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। मैं एक सीरीज बना देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका है आपका 12, ये है आपका 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। ये एक सीरीज है 11 से लेकर 20 तक का, ठीक है, 11 से लेकर 20 तक का एक सीरीज है। अब इसमें हम निकालेंगे कि कोर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं और कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं 2 8 और 1 लिख सकते हैं, इसको 8 2 10
1 11, परमाणु क्रमांक 11 है। और इसको कैसे लिखे हैं आप पहले देखेंगे। ये बोरबरी मेथड से और किसकी मदद से, अबाव मेथड से हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये 11 2 8 और 1, ठीक है। यहां पर 2 8 और 2 हो जाएगा, यहां 2 8 और 3 हो जाएगा, ये 2 8 और 4 हो जाएगा, ये 2 8 और 5 हो जाएगा, ये 2 8 और 6 हो जाएगा, ये 2 8 और 7 हो जाएगा, ये 2 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 2 8 और 8 1 होगा। ठीक है, ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर 2 8 और 8 और 2। ठीक है, 8 क्या रहता है, एक अष्टक पूरा होने का संकेत रहता है। अगर किसी के भी अंत में, किसी भी एलिमेंट के अंत में या किसी परमाणु के अंत में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके स्थायी तत्व है। अब उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अब वो ना तो किसी से संबंध बनाएगा, ना तो किसी से बॉन्ड बनाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो पूरी तरीके स्थायी तत्व है। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। उसको मैं समझाऊंगा, आप लोग इसको समझिए कि इसमें से कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सोडियम की। तो सोडियम 2 8 और 1 है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा, जो अष्टक पूरा होने के बाद बचता है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 और 8। ठीक है, अब मैग्नीशियम का 2 8 और 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, और कोर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 8। सेम ऐसी है 2 और 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3। इसमें भी 2 और 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। लेकिन 4 से ज्यादा नहीं जाना है। यहां पास आगे फास्फोरस से कितना होता है, 15 एटॉमिक नंबर। इसको 2 8 और 5, तो 2 8 और क्या हो जाएंगे, ये कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 5। तो हमको 5 नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, अगर 4 से ज्यादा लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमको उसको 8 से माइनस करना रहता है। तो 5 को 8 से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर सल्फर का देखते हैं 16, 2 8 और 6, तो 2 8 क्या हो जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 6 है तो इसको क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन 17 है, तो 2 8 और 7 है, यानी 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 है, तो 7 को 8 से माइनस कर देंगे, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर ऑर्गन 18 है, 2 8 और 8। ठीक है, ये ध्यान देने की बात यह है कि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी अष्टक इसका पूरा हो गया है। अब इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, 2 और 8 के इसका कोर इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 0। क्यों, 8 से अगर माइनस करेंगे 8 को तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यही 0 को मैंने यहां लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम 2 8 और 8। ठीक है, 2 8 और 8, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा, हमेशा अंतिम कक्षा वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में देखा जाता है। अंतिम कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और कैल्शियम के 3, यानी कि 2 8 और 8 ये कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और लास्ट में बचेगा ये क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 4 आता है तो इजिली लिख सकते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षा में जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ 4, और अगर 5 आता है तो उसको 8 से माइनस कर देते हैं। 8 से माइनस करेंगे तो इसमें ये, ठीक है, इसको 8 से माइनस करेंगे, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर
6 आता है अंतिम कक्षा में, तो 8 से माइनस करेंगे इसलिए 2 लिखा है हमने। यहाँ पर 7 आता है, 8 से माइनस करेंगे इसलिए 1 लिखा है। यहाँ पर 8 आ जा रहा है, यानी अष्टक कंप्लीट हो जा रहा है। तो जब अष्टक कंप्लीट हो गया तब इसको किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 2, 8 और 8 1 आ गया, तो ये 3 जो होंगे आपका कोर इलेक्ट्रॉन होगा, और एक जो बचता है वो आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको इस प्रकार से कोर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणुओं के बीच एक बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि हर परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में यहां पर एक सोडियम लेता हूं और क्लोरीन ले लेता हूं। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन एग्जांपल के रूप में। आप देखोगे क्लोरीन क्या है, 2, 8 और 7 है। ठीक है, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब तो अष्टक पूरा होगा। अष्टक पूरा है मतलब क्या होता है, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसमें क्या है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन बस एक्स्ट्रा बच जा रहा है। सोडियम सोचेगा मेरा एक कोई ले ले, और यहाँ पर क्लोरीन सोचता है मुझे एक कोई दे दे, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है और दोनों क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कर देते हैं, और इसके कारण क्या, इसका अष्टक पूरा हो जाता है, ये भी स्टेबल हो जाता है, ये भी स्टेबल हो जाता है। और उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों के बीच बन जाए। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, इसको मैग्नीशियम को कोई जरूरत नहीं 2 की, और इस यहाँ पर आता है सल्फर को 2 की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसको 8 होने के लिए 2 चाहिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर इसको 3 चाहिए, और इसको क्या चाहिए, ये सोचता है मैं 3 चला जाए, और ये सोचता है कि 3 मिल जाए। तो इस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं तो उसको अष्टक की प्राप्ति हो जाती है, और जिस कारण वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, होप आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा। ठीक है,